प्रणाम सभी को और स्वागत है आज के इस आध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। और सुबह सुबह की ये चर्चा प्रयास यही कि कुछ बात जो है जो कही जा रही वो बात बस व्यक्त हो रही है। यहाँ पर वैसा नहीं है कि हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, किसी प्रश्न का ऐसा बस एक अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग दृष्टिकोण इसी प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं और किसी को समझाने का प्रयास नहीं है। क्या यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो पूर्णतः सत्य है? अगर ये जो भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और ज्ञान मार्ग की चर्चा है, यहाँ पर किसी और का उत्तर आपका अपना उत्तर नहीं हो सकता। किसी और के द्वारा दिया गया जो भी परिभाषाएं हैं वो आपकी अपनी परिभाषा नहीं हो सकती। आपको अपना अपरोक्ष अनुभव और तर्क, आपके स्वयं का अनुभव और आपके तर्कों से यह प्रमाण पाना होगा। यहाँ बस दृष्टिकोण दी जा सकती है, अगर उसमें कुछ छिपी हुई सूचनाएं हैं वो सूचना आप तक पहुंच सकती है। निष्कर्ष यहाँ नहीं दिया जाता किसी प्रकार से, क्योंकि निष्कर्ष जो निकालने वाला है वो हो चुका है और बार बार बुद्धि बार बार वो अहम किसी न किसी प्रकार के निष्कर्ष को वो प्राप्त करना चाहती है। जब भी एक प्रश्न देखती है और जब भी वो बुद्धि एक सामने में उस प्रश्न की जो परिभाषा है, उस प्रश्न से जुड़े हुए भावों को सुनती है, तो निष्कर्ष का को गढ़ना शुरू कर देती है। आपका जैसे कहते हैं ना कि सारे के सारे यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं, बहुत हद तक जो है चर्चा अगर होती है तो उसी ज्ञान के ही परिदृश्य में होती है और ज्ञान की ही पृष्ठभूमि पे होती है। और जब ज्ञान की बात होती है तो बस इतना सा ही बात है कि वो आपका अपना स्वयं का उत्तर होना चाहिए। यहाँ पर कोई सा भी उत्तर है, अलग अलग साधक है, अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग जो भाव उनके रहते हैं वो यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे होते हैं। और इस प्रकार से जब अभिव्यक्तियां होती हैं अलग अलग सी, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से निष्कर्ष नहीं निकालना। बस इतना है कि वो बात एक आई गई, आप तक पहुंची, वो एक सूचना के तौर पर पहुंची और उस सूचना को आप किस प्रकार से प्रोसेस कर रहे हैं, किस प्रकार से उस सूचना पे आप कार्य कर रहे हैं, ये आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। किसी गुरु के सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य में आप बिल्कुल इस बात का जो है वो प्रमाण पा सकते हैं। जो भी बात कही जा रही है, अगर आपके लिए ये प्रमाणित नहीं है तो आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ज्ञान मार्ग में चलना होगा। हमारे पास में एक है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम की सुंदर सी व्यवस्था है, बहुत व्यवस्थित यहाँ पे प्रयास किया जाता है ज्ञान मार्ग में अज्ञान के नाश का। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, नहीं तो किसी भी सदगुरुदेव जो भी आपको प्रिय हो या जो भी मार्ग आपको प्रिय हो, चलिए और प्रश्नों को किए जो है उत्तर तलाशने का प्रयास कीजिए। तो इसी भाव के साथ में, इसी विचार के साथ में आज का जो यहाँ पे चर्चा के लिए विषय है, प्रश्न है, ज्ञान के स्मरण की धारा क्या है आखिर। ये जो बात है स्मरण और स्मृति, काफी सारे कल जो हमारी चर्चाएं हुई इसके बाद फिर साधकों के काफी सारे प्रश्न भी हैं, काफी सारे साधकों ने इस भाव पर प्रश्न व्यक्त किए, उठाए भी थे कि आखिर क्या माना जाए। स्मरण और स्मृति का जो भेद है वो बहुत सारे लोगों के लिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि स्मरण को हम कैसे देखते हैं, क्योंकि स्मरण ऐसा है कि स्मरण अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो स्मृति से ही तो कुछ निचोड़ करके किया जा रहा है। स्मरण को हम अलग देख लें, स्मृति को अलग देख लें, जीव को अलग देख लें, यहाँ तो फिर तो वही विभाजन वाली बात है। फिर कैसे हम लोग, और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि जब जब हम माया की बात कर रहे होते हैं, माया में अगर हम किसी एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, वो अपने साथ में कई सारे प्रश्न खड़े करती है। ये माया की खूबसूरती है, यही माया में जो आनंद जिसको कहते हैं कि अगर कहते हैं ना कि अनंत संभावनाएं हैं और एक संभावना दूसरी संभावना से इस कदर जुड़ी हुई है कि एक संभावना के बारे में जान करके वो संतुष्टि मिलती नहीं है। तो और अंदर कितने अंदर तक जा सकते हो उतने अंदर तक जाओ।
क्योंकि यहाँ पर जब तक वो जिज्ञासा, वो प्यास अगर इस संभावनाओं को जानने की है, सारा का सारा वही जो है कल भी जैसे प्रश्न आया था हमारे सामने में, आखिर सारे अनुभव मिथ्या है, ये कितने अनुभवों के पास बाद ये पता चल पाएगा कि सारे अनुभव मिथ्या है। तो वही बात है कि ये सभी जो है साधकों की अपनी अपनी यात्राएं, अपने अपने संस्कार है और अपनी अपनी स्तर की जिज्ञासा भी है। व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन ज्ञान है, तो वो कितने अनुभवों के तर्कपूर्ण संयोजन के बाद वो उपस्थिति होगी, वो वहां पर वो बोध प्रकट होगा, उसकी प्रज्ञा जागृत होगी, वो ऋतंभरा तक पहुंच सकेगा। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं बस इसी ओर इशारा करती है। अब यहाँ पर फिर भी अब प्रश्न उठे हैं, तो फिर क्योंकि चर्चा में ही प्रश्न थे, इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर मैं माया के प्रश्न नहीं लेता। ये यहाँ पर माया के प्रश्न लाने का मतलब है कि फिर आनंद तो बड़ा है, उसमें रस बड़ा है, चर्चाएं गहरी हो सकती है, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ प्रमाण तो है इसमें। स्मृति को लेके सबके पास में एक परिभाषा है, स्मरण को लेके अपनी परिभाषा सबकी है, कुछ ना कुछ है। जीव को लेकर के अपनी परिभाषाएं सबके पास में है। लेकिन ये जो कनेक्शन वाली जो बात है कि एक तार से दूसरे तार को कैसे जोड़ा जाता है, अब ये कोई मतलब जो है वो जिसके लिए वो प्रमाणित बात है वही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया और आपने स्वीकार कर लिया, तो ये भी फिर लक्षण साधक के नहीं है। आप अपना प्रमाण पाइए, आप भी आगे चलिए, मार्ग में आइए। और यहाँ बस एक प्रयास कि आपके मन में प्रश्नों का वो ज्वार जो है वो वैसे ही पैदा हो। जैसे ही प्रश्न आपके मन में आएंगे तो उत्तर की कम से कम प्यास तो जगेगी कि उत्तर ढूंढा जाए। और जब जब आप उत्तर ढूंढने निकलेंगे, तो अंततः गत्वा उत्तर ढूंढने वाला आपको नहीं मिलेगा जो इस यात्रा पर कभी निकला था। तो इसीलिए प्रयास यही है कि आप मार्ग पर आए, आध्यात्मिक मार्ग पर, और बिल्कुल जो है आगे बढ़े। तो आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं। यहाँ इतने सारे लोग हैं जी। निशिगंधा जी बोल सकती हैं अभी। प्रणाम निशिगंधा जी, काफी समय के बाद यहाँ पर सुबह वाले सत्संग में आज। हाँ, सुबह एक मराठी वाला है उपनिषद का, अच्छा। तो ओ, वही समय है। आज थोड़ा लेट हो रहा है वहां पे, तो मैंने सोचा चलिए जुड़ लेते हैं। चलिए बहुत सुंदर बात है। तो ये जो है ना ज्ञान की धारा, जो आज का जो प्रश्न है, ज्ञान के स्मरण की धारा क्या है आखिर, कहाँ से ये स्मरण आ रहा है, इस पर अगर थोड़ा प्रकाश डाल सकते। ये जो ज्ञान का स्मरण, यानी सब ये माया का ही है, क्योंकि बुद्धि जो भी समझ पा रही है वो माया का ही ज्ञान है। तो अब जब मूल में जाएंगे तो सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तो माया जिस क्षण पैदा हुई तब तो कुछ था ही नहीं ना। तो जहां से ये सृष्टि कार्य कारण और कार्य का प्रभाव शुरू हुआ, तब तो बस किसी किसी कारणवश बहुत सारे जीव उत्पन्न हो गए। तो वहां पे तो एक शुद्ध भावना, या फिर जो कहते हैं ना कि ब्रह्म जो है, मैं ही खुद को अनुभव करूं इस भावना से, एको हम द्वितीयम अस्ति, इस भावना से, बहु एको हम बहुश्यामः, बस यही एक स्फुरन था, बाकी तो कुछ था नहीं। और ये द्वैत बन गया तो फिर अज्ञान, और अज्ञान के कारण फिर अहम, और फिर वहां से ये माया का कारण कार्य, और या फिर कारण और प्रभाव, ये खेल चालू हो गया। तो ये तो अनंत है ना, तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इसका तो और या छोर अब कुछ है नहीं। लेकिन जो हम ज्ञान और स्मरण, इसके आधार पर अगर चर्चा करेंगे तो ये जो स्मरण है ये तो माया का ही है, और इसी को हम जान जान पा रहे हैं।
वरना अगर मूल ज्ञान में जाएंगे तो वहां पे तो ज्ञान सा कुछ है नहीं, बस अद्वैत है ना, तो बस है पना है। जहाँ पे अद्वैत है वहां पे शब्द भी नहीं है, वहां पे बस मौन है, तो वहां पे होनापन भी क्या, बस कुछ नहीं है, बस है, मैं भी नहीं है वहां पे। तो मेरे हिसाब से तो बस ज्ञान का स्मरण, यानी जो जीव की यात्रा घटित हुई है जन्मों जन्मों से, और उसके जो अनुभव हुए हैं, तो वही जो सार के स्वरूप में चित्त की परतों में छिपे हुए हैं, उसी को जब स्मरण आता है, या फिर स्मरण ना है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पे सूक्ष्म स्तर पे है, तो इसी को अनजाना है, लेकिन हम पता नहीं क्यों उसी संस्कार से हम अपने जीवन में बर्ताव करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है इस प्रकार से। तो ये जो अनजाना सा कारण है, इसका भी यही है संस्कार। और तो पहला तो प्रश्न मुझे यही लग रहा है जी। जी, इसमें ये जो बात आती है ना कि बुद्धि से ऊपर प्रज्ञा है, प्रज्ञा को कैसे देखा जाता है? कहीं कहीं तो ऋतंभरा तक की बात आती है, लेकिन प्रज्ञा तक ही रहते हैं। तो प्रज्ञा क्या होती है वास्तव में, अगर आपका कोई इस पर हो विचार? अब ये तो ज्ञान के स्तर है ना, जैसे स्थूल का एक ज्ञान है, सूक्ष्म का है, और फिर ये जो बहुत सारे जो स्तर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाएंगे जितने, तो जैसे लोग भी कहे जाते हैं ना, तो सप्तलोक है, सप्त पाताल भी है, ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है। तो ये तो डायमेंशंस है, अलग अलग डायमेंशंस है, तो जितनी उन्नति होगी उतना उतना वो जीव प्रगति करते जाएगा। तो ये बस चेतना की बात है, तो इसी को प्रज्ञा कह रहे हैं, क्योंकि वो जो ज्ञान है माया का ज्ञान, उससे परे, फिर जो सूक्ष्म है उससे भी परे, तो इसी को प्रज्ञा कहेंगे, क्योंकि जो जाना जा रहा है वो जो हमारी स्थूल इंद्रिया है उससे जो परे है। और फिर जो कारण जो है, जो स्थूल का कारण बना हुआ है, उस तक पहुंच पाना, उसको देख पाना, उसके सूक्ष्मता में उतर पाना, तो ये एक प्रकार की प्रज्ञा ही है, जिसे हम सिद्धियां और इस नाम से जानते हैं। तो ये बुद्धि के ही अनेक अनेकों अनेक स्तर है। जी, मैं तो अकेली ही बात कर रही हूँ, आप ठीक, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे प्रकार से आपने बताया भी। जी, मित्तल साहब, कमल मित्तल जी, कुछ कह सकते हैं प्रभु आज? आपके वैसे उत्तर पढ़ता हूं मैं, रोचक रहते हैं जब आप लिखते हैं तो। जी प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम प्रभु। कहिए। मुझे तो इतना ही समझ आया है कि जो ज्ञान है वो स्मृति में अनुभवों का संयोजन है, पर जो यहाँ पर सत्य के ज्ञान की बात हो रही है, तो हम कहीं देखें तो हमें सत्य का ज्ञान तो कहीं पर होता ही नहीं है। बस हमारी अज्ञानता और मान्यताओं का को हटा दिया जाता है, और जो बचता है फिर वो सत्य ही बचता है, उसका तो कोई अनुभव ही नहीं है। तो उस अनुभव का स्मृति में कहीं पर संयोजन भी नहीं है, फिर स्मृति उस अनुभव को तो पकड़ ही नहीं सकती। तो इस हिसाब से जो सत्य के ज्ञान की बात हो रही है, वो तो उसकी तरह तो कहीं पर स्मरण नहीं है। वो तो मेरे अनुभव और तर्क से, जो मेरे अज्ञान और जो मैं मान बैठा था खुद को, वो जो हटा दिया गया है, उससे जो प्रकट हुआ है, वो सत्य के ज्ञान की बात हो रही है। और जो हमारे जीवन के में आम जो ज्ञान का प्रयोग करके हम जो जीते हैं, जो विसत्य का ज्ञान ज्ञान है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो हमारे अनुभवों का, जो हमें अनुभव होते हैं, वो हमारी स्मृति में फिर संयोजित होते हैं।
फिर जब हम व्यवहार करते हैं तो स्मृति में उस हिसाब से वो अनुभव सामने आते हैं और उस हिसाब से हमारा फिर व्यवहार होता है। जी, मैं तो इतना ही कह पाऊंगा। जी जी जी। चलिए, बहुत सुंदर बात है। और ये प्रश्न भी अक्सर आया करता है। कई सारे साधकों का ये प्रश्न रहता है कि जब अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं हो सकता तो वो जो अनुभवों का संयोजन होता है वो कैसे, कौन सा अनुभव का संयोजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो किसी अनुभवकर्ता का अनुभव तो हो नहीं रहा है किसी को भी। और वो जो बात होती है तो इसलिए कंफ्यूजन जो है बहुतों के साथ में बना भी रहता है। ठीक है, आज इस पर भी अच्छी चर्चा होगी। जी, आत्म प्रकाश जी, प्रभु फ्री है? आपका अपना क्षेत्र है ये, माया का क्षेत्र। जी जी जी। जी, प्रणाम, प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। आज आज का विषय है ज्ञान के कारण स्मरण की धारा क्या है। तो ज्ञान की स्मरण की धारा जो है स्मृति है, क्योंकि स्मृति में ही जो है ज्ञान का जो है स्मरण होता है। ज्ञान की स्मरण मतलब हम जो है कि इसको इससे भी देख सकते हैं कि साक्षी भाव, तो साक्षी भाव की धारा जो है स्मृति है, और जीव है इसका कारण स्मृति है। तो जीव का कारण स्मृति नहीं है, स्मृति का कारण जो है, कारण स्मृति से ही जीव का निर्माण होता है, या जीव बोला जा सकता है। जीव जैसी कोई चीज तो होती नहीं है। जीव जो है कि एक जो है कि केवल संरचना ही है, ना संरचना ही है, और उसका जो है निर्माण जो है कारण स्मृति से होता है, ऐसा बोल सकते हैं। या स्मृति का कारण जीव है, स्मृति का कारण है, स्मृति का कारण जीव है। यह दोनों एक ही बात है ना, जीव है इसका कारण स्मृति है। तो जीव जैसी कोई चीज है नहीं, कारण स्मृति से ही जो है मनो शरीर यंत्र की नाद रचना होती है। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि ज्ञान की स्मरण, तो ज्ञान जो है, ज्ञान का स्मरण कहाँ होता है, मतलब अनुभवों का संयोजन। तो अनुभव कहाँ संचित होते हैं? स्मृति में। स्मृति कहाँ से आती है? स्मृति कारण स्मृति और विश्व स्मृति से ही आती है। तो विश्व स्मृति से कारण स्मृति से जीव स्मृति, ये जो है नाद रचना का भाग है। तो जीव जो है, जीव जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये केवल एक नाद रचना है। और ये जो है विश्व स्मृति से कारण स्मृति, और कारण स्मृति से जीव स्मृति में ये रचना तैयार होती है। जी राजसद जी, इतना ही बस। जी, आपने कहा कि यहाँ पर दोनों एक ही बात है। जीव है इसका जीव कारण स्मृति है। जी, जीव है जीव है इसका कारण नहीं। इसका। जी भैया, जी मैं आपको और स्पष्ट बोलता हूँ कि जीव है इसका कारण स्मृति नहीं है। स्मृति कारण स्मृति के के मतलब कारण स्मृति से नाद रचना जो बनती है वो जीव है। उसी में से एक ये कारण शरीर है, जीव स्मृति है, मनु शरीर यंत्र है। जी, जीव चलिए स्मृति ठीक, से। जी, और जीव स्मृति ठीक है आता है वही प्रभु। जी। अब आप लोग माया के ज्ञानी है, जो बताइएगा हम लोग मान लेंगे। अरे ऐसा क्या है? चलिए अब नहीं आगे बढ़ते नहीं जी। हैं। ठीक है, प्रणाम हिमांशु जी। प्रभु, इतने सारे भाव आए, इतने सारे बातें हुई कल के इस प्रश्न पे। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया। तो बहुत सुंदर विषय। देखिए, ये कुरुक्षेत्र की कृपा है कि हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए जहाँ हमारा अज्ञान होता है, ये टॉर्च इसका इशारा उसी ओर होता है जहाँ अज्ञान है। जिस कोने पर अज्ञान है, टॉर्च वहीं लगती है। तो बहुत सुंदर आज का विषय है कि ज्ञान के स्मरण की धरा क्या है। जब हम धरा की बात करते हैं, धरा यानी धरती, धरती धरा एक ही चीज है।
स्मृति भी वही है। स्मृति यानी मिट्टी, मृति मिट्टी से, मृतिका मिट्टी से निकला है। तो और धरा ये भी मिट्टी है, वो स्मृति ही धरा है। और जब हम बात करते हैं कि ज्ञान, तो ज्ञान क्या कह रहे हैं आप? संयोजन। किसका? अनुभवों का संयोजन। ये कोई करता नहीं है, होता है। कारण कोई नहीं है, मात्र प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया सी चलती प्रतीत होती है। जैसे अभी किन्हीं साधक ने कहा था कि पहले जब ये कारण अगर पूर्व कारण जाए तो हमें वास्तव में कोई कारण नहीं मिलेगा। तो कभी ये प्रारंभ हुआ होगा कारण, ऐसा सोचना या फिर ऐसा जानना उचित नहीं है। वो तो जिसकी, यदि हम सत्य की बात करते हैं तो वो नित्य शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि वो पहले शुद्ध था, आज उसमें कारण प्रभाव हो गए और अनेक जीव जगत हो गए, अब वो अशुद्ध हो गया। ऐसा नहीं है, ये हुए भी नहीं कभी। सृष्टि कभी हुई नहीं, कोई सृष्टि नहीं है। ये मात्र प्रतीति है, और प्रतीति कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, उसका कोई कारण नहीं। एक प्रक्रिया। अगर हम विज्ञान में जब आते हैं तो विज्ञान कैसे विज्ञान बनता है इसका, कि जानने का, जहाँ बुद्धि जानने का प्रयास करती है तो वहां कारण प्रभाव खोज लिए जाते हैं। बुद्धि को संतुष्टि चाहिए, क्योंकि जीव में एक वृत्ति चल रही है, उसे कहते हैं प्रमाण वृत्ति। ये भी ज्ञान वृत्ति के ही समान है, ये या कह लीजिए ज्ञान वृत्ति का ही दूसरा नाम है प्रमाण वृत्ति। कि जब हम कोई अनुभव देखा जाता है या कोई अनुभव होता है तो बुद्धि ये जानने का प्रयास करती है कि ये क्या है, क्या ये सही है, ये कैसे हो रहा है, और ये क्यों कहा जा रहा है। ये सब जानने का प्रयास करती है, उसको कहते हैं प्रमाण वृत्ति। वो प्रमाण ढूंढने का प्रयास करती है बुद्धि। किसी से यदि कहें कि पूछें कि आप क्या करते हैं, तो यदि वो कहें कि मैं डॉक्टर हूँ, तो बुद्धि एकदम नहीं मान लेगी। बुद्धि उसमें देखने का प्रयास करेगी कि क्या ये वास्तव में डॉक्टर हैं या नहीं है। तब तक वो नहीं मानेगी। और जब उन्हें प्रमाण मिल जाए, बुद्धि को प्रमाण मिल जाए, तो बुद्धि शांत हो जाती है। बुद्धि उसको शांत कैसे हो जाती है, कि जब भी कोई हलचल हुई है, कोई अनुभव प्रकट हुआ है, और वो अनुभव तब तक संयोजित नहीं होता जब तक वो रचना पूर्ण ना हो जाए। वो जो रचना है, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी केमिकल्स जो है तब तक पूरे नहीं होते जब तक वो बैलेंस ना हो जाए, अन्यथा वो रिएक्शन करते ही रहते हैं। तो जब वो बैलेंस हो जाए तो वो शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार वो रचनाएं हैं, जैसे कि हमने जाना ही है, नाद रचनाएं हैं, और नाद रचनाएं दूसरी रचनाओं से प्रतिक्रिया करती हैं और जटिल नाद रचनाएं बनाती हैं। तो ये तब तक प्रतिक्रिया करती रहती हैं जब तक वो रचना पूर्ण ना हो जाए। ये पूर्ण इसी ये हमने समस्त अस्तित्व को नाद रचनाओं के माध्यम से जब जानने का प्रयास किया, तो आज भी हमें यही प्रमाणिक लगता है। विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है कि ये जो रचनाएं हैं, ये तब तक प्रतिक्रियाएं करती हैं जब तक वो बैलेंस ना हो जाए, जब तक वो पूर्ण ना हो जाए। इसी प्रकार क्या है कि बुद्धि में जो ये वृत्ति चल रही है, ये तब एक रचना पूर्ण होती है जब इसको प्रमाण मिल जाए, तब ये शांत हो जाती है और वो रचना बन जाती है। अब वो रचना जो बनी है, वो उसकी एक छाप बन जाती है। तो कहाँ, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि एक बच्चा मिट्टी पर कोई चित्र बना रहा है, चित्र उकेर रहा है। वो तब तक उकेरेगा जब तक वो
सही बन ना जाए। अब उसने पुष्प बनाया है तो पुष्प बना देगा। अब ये छाप जो है इस मिट्टी पर पड़ गई है, ये है वो ज्ञान, जिसे हम ज्ञान कहते हैं कि अब वो पूर्ण हो गया, अब वो संयोजित हो गया, रख लिया गया। लेकिन वो कहाँ है? वो मिट्टी के ऊपर है। अब मिट्टी के ऊपर है तो थोड़ी देर में हवाएं चलेंगी, वर्षा होगी, तो वो मिट जाएगा। तो अब हम कहेंगे क्या, कहाँ, किस धरा पर वो ज्ञान हुआ था? वो हुआ था स्मृति पर, लेकिन वो उसकी सबसे ऊपरी परत थी, जो कि नित्य प्रभावित हो रही है बाहरी, उससे, बाहरी हलचल से। तो वो क्या है? वो रचना जो वो पुष्प बना था मिट्टी के ऊपर, वो थोड़ी देर के लिए रहा और फिर बह गया, हट गया। फिर वो मिट्टी वैसी साफ हो गई, फिर उस पर दूसरी रचना बनाई जा सकती। लेकिन क्या हो यदि वो पुनः पुनः उसी पुष्प पर उकेरता रहे उसे? क्या हो कि कोई अन्य जो बाहरी प्रभाव हैं वो उसको ना छेड़ पाए? तो कुछ समय बाद क्या होगा कि वो उस उसकी एक परत बन जाएगी, वही मिट्टी सख्त हो जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं परतीय रचना, हमने हमने क्या कहा है कि स्मृति पर चित्त जो है परतीय रचना है, परतों में ये बनी है। तो स्मृति भी इसी तरह से परतों में संयोजित होती। अब वो परत जो है वो सख्त हो गई है, परत परत अब इतनी सख्त हो गई है कि उसके ऊपर पुनः दोबारा मिट्टी पड़ भी जाए तब भी वो अपनी जगह पर संयोजित है। वो परतों में अंदर गहराई में चली गई है, उसके ऊपर अनेक बार मिट्टी और आ गई है, लेकिन अब वो अंदर जो पुष्प बना था वो संयोजित है, क्योंकि बहुत समय तक उसे सुरक्षित रखा गया, सख्त होने दिया गया। अब उसके ऊपर अनेक रचनाएं भले बन जाए, लेकिन वो रचना हमेशा के लिए संरक्षित हो गई स्मृति में। अब हम कहेंगे स्मृति। तो जो रचनाएं आने जाने अनुभवों से बनती रहती है जीव काल में, इसे हम टेम्परेरी मेमोरी कह लीजिए, स्मरण कह लीजिए। स्मरण यानी याद रखना, याददाश्त, जिसके लिए बुद्धि अनेक प्रपंच करती रहती है, याद रखना, याद रखती है, क्योंकि उत्तरजीविता के लिए ये उपयोगी होता है। लेकिन वहीं ये तो एक जीव के माध्यम से एक छोटा सा तुच्छ सा उदाहरण है, शायद सही बैठे भी ना यहाँ पर। लेकिन ये प्रक्रिया नित्य चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैंने आप मिट्टी में जब हम कहीं पर कटाव देखते हैं, नदी का कटाव, तो वहां पर हमें कई वर्षों, कई 100 सालों की परतीय रचना हमें दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर कभी नदी रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये परत जो है, इसमें रेत के कण है, रेत जैसी एक परत बन गई है। या फिर और नीचे हम खोदते हैं तो वहां देखते हैं कि इस परत में जो है बहुत हार्ड रॉक है। यहाँ पर वो धीरे धीरे सख्त हो गई है। वो कभी तो मिट्टी रही होगी वो, लेकिन अब वो क्या बन गई है? अब वो सख्त हो गई है वो परत, अब वो स्मृति बन गई है। तो एक उदाहरण, एक एक उदाहरण से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ये धरा, ज्ञान की धरा क्या है और कैसे मैंने इसे समझा है। जी आदि सत्व जी। जी जी। आत्म प्रकाश जी, आपने सुना? अगर यहाँ पर कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आत्म प्रकाश जी, कोई प्रश्न? जी जी। कोई नहीं भैया जी, परतीय रचना ही है, सही, एकदम स्पष्ट स्पष्ट है? बात हिमांशु जी बताए। जी जी एकदम। तो जी स्मरण और एकदम। स्मृति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे? जी जी चलिए, ठीक जी ठीक है प्रभु। देखिए, बिल्कुल वही बात है कि अब यहाँ पर माया में, अगर वैसे भी ऐसे कहते हैं ना कि स्मरण और स्मृति, जब इसकी बात है तो कई बार गुरुदेव फिर ये भी बात कहते हैं वंशी जी कि ज्ञान का बीज, जिसके बारे में कहते हैं कि अगर उसने सुन भी लिया है,
एक बार त्रिज्ञान मिल गया, 1 घंटे की तो बात रहती है। 1 घंटे में उसे आत्मज्ञान मिल गया, 1 घंटे में ब्रह्म ज्ञान, माया ज्ञान वगैरह, ये सारे जो है 2 दिन में 3 दिन में निपटा दिए जाते हैं। अब किसी को मिला और इसके बाद फिर वो वैसे ही है, ठीक है संसार में, क्योंकि ये तो ठीक है, कुछ अजीब सा ही था, विचित्र सा ही बात हुआ, और इसके बाद फिर वो संसार में लिप्त हो गया। अब जब ये कहा जाता है कि उसके अंदर ये ज्ञान का बीज आ गया, वहां तो ये तो रगड़ वाली बात तो रही नहीं, कि जिसको कहते हैं परकीय रचना और बार बार स्मृति के अंदर जो है वो इसको डाला गया है, ये किया गया है। लेकिन फिर भी ये जो ज्ञान का बीज है, ये तो हमेशा के लिए रह जाता है। कहते हैं कि जिस समय संभावना होगी, जिस समय ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, ये ज्ञान का बीज जो है वो फिर एक वृक्ष के रूप में वो प्रस्तुत होगा, और वो उसके अज्ञान के नाश का, उसकी प्रगति का कारण बनेगा। ये कैसे फिर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तो वो कुरेदने वाली बात तो हुई नहीं, बिल्कुल बार बार उसको जो है दोहराने वाली बात तो हुई नहीं। जी। देखिए, दोहराने वाली बात नहीं है, लेकिन जब हम ज्ञान के बीज की बात करते हैं, तो वो ये बात है कि जैसे जंगल में तीली लगाना। तो मैंने ये कहा कि एक जीव में एक मूल वृत्ति जो ज्ञान वृत्ति है, वो जीव में है। मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रचना में ही है, वो पूर्ण होना चाहती है, स्वयं को संरक्षित रखना चाहती है, जिसके लिए पूर्ण होना आवश्यक है। तो मूल में वृत्ति चल रही है प्रमाण वृत्ति। जब ज्ञान बीज डाला जाता है, जब आपको ये कहा जाए कि आप वो नहीं है जो आप समझते हैं, अब इतना कहना ही काफी है, वहां पर वो वृत्ति प्रारंभ हो जाती है। अब ये कहा गया है तो ये भले ही वो सांसारिक कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाए, लेकिन ये प्रश्न अंदर ही अंदर सुलगता रहेगा। ये चिंगारी जो डाली गई है ज्ञान की, इसको बस हवा देने की आवश्यकता है। ये कभी ना कभी आग बन के जला देगी समस्त संसार को, समस्त अज्ञान को। तो इसको कहा गया है ज्ञान बीज, कि जो बीज पड़ा है, वो क्या है? वो एक अ, प्रमाण वृत्ति को आग दी गई है कि आप ब्रह्म हो। अब भले ही सुन लिया गया है, भले ही ज्ञान को सुन लिया गया है, लेकिन वो प्रमाण वृत्ति, जिसे हम कहते हैं मनन, मनन कीजिए। असल में मनन होता है, किया नहीं जाता, करके नहीं हो सकता मनन। एक वृत्ति अपने आप चलती है, जैसे ही कोई प्रश्न उठा, चित्त अपने आप उस पर कार्य करने लग जाता है। आप बाहरी तौर पर कुछ भी कर लीजिए, अंदर वो प्रश्न सुलगता रहता है, सुलगता रहता है। तो प्रश्न ही कृपा है। वो कृपा वही बीज है, जिसको आप ज्ञान बीज कह रहे हैं, वो वही बीज है कि वहां पर उस वृत्ति को आग देना, उसमें चिंगारी लगा देना। उस अब समय अनुसार जैसा वहां पर वो होगा, जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी, उस बीज को सही अनुकूल मौसम मिलेगा, तब वो भड़केगा। उस चिंगारी को जब ईंधन मिलेगा, फिर वो भड़केगी। तो इसे ज्ञान बीज कहा गया है। और अब इसी से रिलेटेड यदि आप उसे ज्ञान, जब 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 वो संरक्षित हो, जब वो प्रमाण वृत्ति से निकल कर कहीं पर कोई वो रचना बन जाए और उस रचना को संरक्षित रखा जाए, अब वो स्मृति में जाएगी, संस्कार बनेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनने से वो संस्कार नहीं बनेंगे, वो मात्र स्मरण रहेगा। जी। जी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से वो स्पष्ट किया। यहाँ पर देखिए बात वही है कि जब ज्ञान बीज की बात होती है या फिर अन्य जो है संस्कारों की बात होती है, संस्कार वास्तव में होते क्या है? एक कहते हैं ना कि जब एक कोई जख्म हुआ, कोई घाव हुआ, और वो घाव तो भर जाता है लेकिन निशान रह जाते हैं। वो निशान ही है, कुछ ऐसा कुरुदते कुरुदते वो जो निशान है,
वो कहीं ना कहीं आपको याद दिला देते हैं कि वो कभी एक जख्म तो आपको मिला था, कभी वो घाव एक हुआ था, और उस घटना की याद दिला देते हैं। संस्कार कुछ हद तक इसको वैसे ही समझा जा सकता है। और बहुत व्यवस्थित तरीके से हिमांशु जी आपने स्पष्ट भी किया। इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अगर हिमांशु जी थोड़ा सा आप उसको स्पष्ट कर पाते। जीव स्मृति जो है वो वाला। जीव है इसका कारण स्मृति। देखिए कारण तो वैसे तो कारण नहीं है, पर हाँ जो शब्द आपने निकाला है धरा, धरा स्मृति ही है। कारण, फिर कारण यदि जीव हो तो कारण तो कुछ भी हो सकता था। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि जीव वहां पर प्रकट ही ना हो, क्योंकि अनंत संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं कि जीव स्मृति हम किसे कह रहे हैं। तो जीव स्मृति मैंने वही कहा कि जो जीवन काल में एक स्मरण बन जाता है, एक क्योंकि हमारे पास स्मरण के यंत्र भी हैं। वो स्मरण उस ऊपरी परत में, चित्त के एक ऊपरी परत में, जैसे मैंने मिट्टी का उदाहरण दिया था, उसमें बन गया है। तो यदि कुछ ऐसा हो जाए कि वो ऊपरी परत, माना बाढ़ आ जाए, तो ऊपरी परत तो पूरी मिट जाती है। ये पता नहीं लगता कि कहाँ पर खेत था और कहाँ पर मकान, सब एक हो जाता है। तो वो वो परत जो है, जो बिल्कुल टेम्पररी परत है, इस जीवन काल की है, वो क्या है? वो है हमारी जीव स्मृति। जीव स्मृति भी बड़ी है, वो भी जीव स्मृति, उसे भी हम स्मृति ही कह लेते हैं। लेकिन स्मरण मूलभूत छोटा सा है, जो आज कल का याद नहीं है कि कल क्या खाया था, वो स्मरण है। जो आदमी, मतलब मनुष्य कह लीजिए, जीव कह लीजिए, हर दिन नए स्मरण बनते हैं और बिगड़ते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं, रचनाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। ये स्मरण है। अब जो आपका ये प्रश्न है कि क्या कारण क्या है, उसका भी उत्तर हो ही गया है कि कोई कारण कह नहीं सकते। लेकिन स्मृति, स्मृति मूलभूत है जिस पर सभी रचनाएं प्रकट हैं। जैसे कि धरती कह लीजिए, ये धरा ही है। तो इतना ही है जी। चलिए ठीक है, बहुत जो है व्यवस्थित तरीके से आपने बताया भी, समझाने का प्रयास भी किया, और जिन जिन को समझ में आया वो बढ़िया है, और जिनको समझ में नहीं आया उन पर कृपा है वो आगे बढ़े और इस प्रश्न हिमांशु के जी, उत्तर। जी पूछिए। जी, जी हिमांशु जी, जीव स्मृति जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, सब तो स्मृति ही है, विश्व स्मृति ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, जी यही है। जी लेकिन विज्ञान में जब हम जैसे जैसे हम जाएंगे, जब हम देखिए, हम धरती को धरती ही कहते हैं ना, ऊपरी परत जी हो या निचली परत हो, हम तो धरती ही कहेंगे। लेकिन विज्ञान जी उसे अलग अलग परतों के नाम से जानता है, जी। अलग अलग परतों के नाम से जानता है। तो जैसे जैसे खोदते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, वो जो परत लेकिन है उसको जीव, जी जहां से मैं जीव प्रकट हुआ है, जहां से जी जीव प्रकट हुआ है, वहां से उसको जीव स्मृति कहा गया है, उस भाग को। ऐसे ही अनेक भाग कर दिए, स्वप्न की स्मृति कह दिया है, ऐसे ही जागृति की स्मृति कह दिया है, विश्व स्मृति कह दिया गया है। जी सब ये विस्मृति के ही भाग हैं, ऐसा लगता है ना। ये बिल्कुल स्मृति ही है, जी स्मृति ही जी है, स्मृति ही भाग है, भी केवल ऐसा नहीं ही है। बोल वो सकते हैं। जी वो अध्ययन के लिए किए गए हैं। जी जी हाँ, एक प्रश्न था अभी, जो प्रज्ञा की बात आपने की थी, तो जी प्रज्ञा जी और, जी जी प्रज्ञा पर हाँ, डिस्कस जी जी। प्रज्ञा और, देखिए, प्रज्ञा और स्मृति को मिलाना उचित नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो दोनों अलग चीज है। प्रज्ञा तो चेतना की ये मतलब उच्चतम बुद्धि स्थिति जो है जी, है, प्रज्ञा स्मृति अलग है जी। बुद्धि जो जी है, जब बुद्धि, परिष्कृत, विवेक और प्रज्ञा, अभी, ऋतंभरा, जी ये हाँ, चारों अलग अभी चीज है। अभी अभी मनुष्य की बुद्धि कैसे कार्य करती है?
स्मरण के आधार पर जब बुद्धि कार्य करती है, स्मरण के आधार पर कि कोई अनुभव हुआ, कोई व्यक्ति मिला और मैंने ये जाना कि ये व्यक्ति तो वो था जो जो वहां पर क्रोध कर रहा था, या इसका चरित्र ऐसा है, तो एक एक उसके आधार पर बुद्धि जब निर्णय ले रही है, स्मरण के आधार पर, वो बुद्धि है, सामान्य बुद्धि जो हमारी है। लेकिन जब जब ये जब ये स्मरण से स्मृति से जो अनुभव आते हैं, जितनी गहरी स्मृति से अनुभव आएंगे, जितनी गहरी स्मृति से लेकर वो बुद्धि कार्य करेगी, उसको आप प्रज्ञा कहेंगे। आपको ये नहीं ज्ञात हो पाएगा कि ये बुद्धि निर्णय क्यों ले रही है, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हैं उस स्मृति को। लेकिन चित्त ने दीवार गिरा दी है, क्योंकि चित्त में कोई दीवारें नहीं है। तो दीवारें जब गिर जाती हैं तो वो स्मृति क्षेत्र से भी बुद्धि की पकड़ वहां भी है, उस स्मृति क्षेत्र में भी है, जिस स्मृति क्षेत्र जो दिखाई नहीं देता, जो पूर्व जन्मों की स्मृति है, वहां तक वो असल में एक क्षेत्र ही है, स्मृति क्षेत्र ही है। हम उसे स्मृति क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्मृति जाती कहीं नहीं है, मात्र वहां पर ध्यान 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 जाता है नहीं, वहां पर। स्मृति जो है परा भौतिक परा मानसिक ही, स्मृति जैसी तो कोई चीज भी नहीं है। सही बात है हम्म जी। जी, तो परा भौतिक परा वहां मानसिक रचना ये है जी। हाँ हाँ, तो वहां वहां जब बुद्धि बुद्धि जब वहां तक बुद्धि की पकड़ वहां तक होने लग जाए, तो हम कहेंगे प्रज्ञा प्रकट हो रही है। जी। बुद्धि वहां मैं क्या समझ रहा था हिमांशु भैया, कि ये जो प्रज्ञा है, ये चेतना की परम अवस्था को जो है कि प्रज्ञा बोल सकते हैं, तमरा प्रज्ञा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अब चेतना की परम ये अवस्था को चेतना वर्णन की करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चेतना की वो परम बुद्धि की अवस्था ये जी है, जी चेतना की जी परम अवस्था। अब मैंने जो समझा है, देखिए, अब अपना अपना वो है ना कि जी जी बुद्धि जी जी अपना ही जिस है। प्रकार से संयोजित हुआ है, जिस प्रकार से संयोजित होगा, उसका व्याख्यान किया जा सकता है। तो कैसे जी संयोजित हुआ है मैं बताता हूं कि जो चेतना की परत है, चेतना यानी स्वयं के ज्ञान का स्मरण, हम स्मरण कह रहे हैं, स्वयं ईश्वर के जी ज्ञान का स्मरण। तो वो स्मरण जब नित्य उसका संरक्षण होता है और नित्य उसको दोबारा दोबारा, जैसे मैंने कहा कि एक बच्चा बार बार घोट रहा है उसे ही, अब वो अब वो मिटती नहीं है। फिर अब वो पक्की हो गई है। उसके ऊपर कुछ भी बने, उस मिट्टी के ऊपर पुनः कितनी भी रचनाएं बन जाए, लेकिन मूल में नीचे जो रचना है बनी हुई, वो परत बन चुकी है। अब वो है चेतना की परत। तो चेतना की परत और चेतना की परत होना अलग विषय है। और ये प्रज्ञा जो हम कह रहे हैं, प्रज्ञा, परिष्कृत बुद्धि, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर जब यही सीखता है व्यक्ति कि ये जो सीमाएं हैं ये मनगढ़ंत हैं, कोई सीमा नहीं है, चित्त में कोई सीमा नहीं है, और चित्त सीमाएं जी बनाता है। असीमित बुद्धि है का पूरा काम जी है जी सीमाएं जी बनाना। तो जी चित्त सीमाएं क्यों बनाता है? क्योंकि मूल में एक वृत्ति है, रक्षण, रक्षण की वृत्ति। मूल तो रक्षण ही जी है। जी जीव ही बनाता है उसी प्रत्येक बात जी। हाँ, प्रत्येक रचना स्वयं को बनाए रखना चाहती है, मिटना नहीं चाहती कोई रचना। और बुद्धि जब ये जानती है कि ये सीमा नहीं है, ये सीमाएं जब तोड़ने लगती है, अब वो उसका विस्तार होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण बढ़ता है। वो दृष्टिकोण बड़ा दृष्टिकोण होना क्या दर्शाता है? बड़ा दृष्टिकोण होना यही दर्शाता है कि अब बुद्धि का प्रक्षेपण कहाँ से हो रहा है, कहाँ से देख रही हो। तो एक जीव स्तर से देख रही है या विश्व स्तर से देख रही, समाज के किस किस जगह से वो देख रही है, वो कितना बड़ा दृष्टिकोण उसका हो चुका है, ये बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है।
तो जब बुद्धि की क्षमता बढ़ गई है, बड़ा दृष्टिकोण उसका हो गया है, तो ये चित्त की दीवारें, जो मनगढ़ंत दीवारें हैं हमारी, वो समाप्त होने लगती हैं। और फिर उन स्मृति क्षेत्रों से वो निर्णय ले सकती है, वहां से निर्णय आ सकते हैं जहां का हमें अनुभव नहीं है। तो प्रज्ञा का नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं होता कि हम ये निर्णय कहाँ से आया है, ये ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अपने अनुभव और तर्क, इनको छोड़ दिया गया है। हम कहते हैं बुद्धि छोड़ दो, जी असल में जी वो जी बुद्धि नहीं बुद्धि। छोड़ी गई है। वो बुद्धि नहीं छोड़ी गई है, वो बुद्धि बड़ी हो गई है। अब वो बच्चा बच्चा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया है। वो जो पहले सिर्फ अपने ही खिलौने के बारे में सोचता था, आज वो समाज के बारे में सोचने लगा है। आज उसकी सीमाएं बड़ी हो गई हैं। आज वो पूरे विश्व कल्याण की बात करता है। तो वो अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चा छूट गया है, वो बुद्धि छूटी नहीं है, वो बुद्धि प्रज्ञा हो गई है। अब वो बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है। इस तरह से हम कह सकते हैं। जी। जी जी जी, बहुत सुंदर हिमांशु, बहुत बढ़िया भैया, चलिए, धन्यवाद। आत्म प्रकाश जी संतुष्ट हुए प्रभु? जी जी चलिए, अच्छी बात है, ऐसे ही प्रश्न उठाते रहिए। वैसे भी कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। तो आप लोग दोनों का जो ज्ञान चर्चा हुई, इससे हमारा भी अज्ञान नाश हुआ। तो बहुत सुंदर चर्चा रही आप लोगों की। चलिए, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आलोकिता जी, प्रणाम। आज की जो चर्चा रही वो कल वाले ही संदर्भ पर थी। कल जो बात थी जहां पर छूट गई थी, आप थोड़ी देर से ज्वाइन कर पाई यहाँ पे, लेकिन बात लगभग जो है वो हो गई है पूरी, जहां तक होनी थी। और अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं। जी, प्रणाम सभी को। जी प्रणाम। नहीं, मैं तो एक्चुअली अभी जुड़ी थी। नहीं, बिल्कुल हिमांशु जी आज जो व्याख्या कर रहे हैं वो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि कल इसी बात पे थोड़ी चर्चा हो गई थी। तो जीव स्मृति जैसा कुछ लोग बिल्कुल खंडन करते हैं। ये प्रश्न एक्चुअली मैंने भी 1 महीने पहले डाला था किसी और गुरु की तरह थे उनके पास, तो वो बिल्कुल खंडन करते हैं कि जीव स्मृति नहीं है, जबकि एक सत्संग में कहा गया है कि पूरी पृथ्वी तो मेरी नहीं है। चित्त 2 भाग करता है जब हर चीज के, तो वो जो अहम वृत्ति है वो भाग करके कहती है कि जीव का जगत भी है और जीव की अपनी स्मृति भी है, जो छोटी सी, जैसे मैंने कल कहा था। तो वो शायद भेद के कारण है। बाकी स्मृति एक ही है, जैसे गुरुदेव ने भी विश्व स्मृति कहा है। ये भेद के कारण थोड़ी दिखाई देती है कि पूरी हमारे आसपास सब चीजें हैं, पेड़ पौधे, लोग हैं, पड़ोसी हैं, तो उनसे कितनी भी आप दिन भर बात करें, उनका स्मरण जरा-सा भी नहीं आता हमें घर आकर के। लेकिन यदि इतने पेड़ों में, इतने लोगों में यदि मुझे लगे कि एक पेड़ मैंने लगा दिया, तो मैं रोज़ वहाँ से जब भी गुज़रूँगी, तो मेरी दृष्टि ऑटोमैटिकली उसकी तरफ जाएगी कि ये पेड़ मैंने लगाया है। कारण अहम, वही जीव जिसमें उस पेड़ के लगाते ही उस पे मैं और मेरे का एक संबंध बन गया। तो उसे वो मैं मानता है, बिना देखे, बिना सोचे भी ऑटोमेटिकली उसकी दृष्टि जाएगी कि मेरा पेड़ कितना बड़ा हुआ। वैसे ही संबंधों की बात शायद आ जाती है कि अपने कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरा संबंध बना इस एक जन्म में, उन्हीं का स्मरण रहता है, उन्हीं से संबंधित हमें दुख और सुख होते हैं, तो वही जीव जगत बन जाता है, जबकि वो मिथ्या है, क्योंकि स्वयं ये जगत बनाने वाला भी मिथ्या है जीव। और बस यही छोटी-सी चीज़ें हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल खंडन करते हैं कि कोई स्मृति भी नहीं है जीव की, क्योंकि स्मृति एक ही है, विश्व स्मृति, लेकिन भाग तो बँटे हुए हैं। जैसे हिमांशु जी ने कहा था कि वे पढ़ते हैं। हाँ, पूरी पृथ्वी तो मेरी नहीं है, लेकिन एक खेत जो कुछ मेरे बँटे हुए हैं, मेरा उसी के साथ लगाव है, वो बस इतनी सीमा रेखा मेरी है, तो उसको मेरा मान लिया जाता है, मैं के कारण, भेद के कारण। बाकी तो कोई किसी की भी कितनी भी बड़ी धरती है, वो सब अनंत है, सबकी है। तो वो भेद के कारण शायद ये वृत्ति ऐसी होती है। जब जैसे ही अहम मिट जाता है, तो फिर सारी प्रकृति, सारे पेड़, पौधे, जीव वो भी मेरे जैसे हैं, मेरा ही स्वरूप है। फिर वो शायद खत्म हो जाता होगा। मेरा तो इस मामले में इतना ही हुआ, क्योंकि ये मेरा भ्रम अपने आप ही एक
अनुभूति से मिटा। जब अहम गिरा तो ये भेद तब समाप्त हुआ, और जब समाप्त हुआ तो फिर अब मुझे भेद ही नहीं दिखाई देता। फिर तो जैसा प्रेम मुझे अपने बच्चों में लगता है वैसा ही औरों से भी है, दूसरे बच्चे भी मुझे उतने ही प्रिय लगते हैं। तो ये भेद वृत्ति के कारण शायद स्मृति के खंड दिखाई देते हैं, ऐसे छोटे-छोटे, बाकी एक ही है विश्व स्मृति। जी, धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर विचार भी है। यहाँ पर एक चीज है, मैं आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बता दो। जैसे कहते हैं ना कि मैं हूँ, मेरा होना और ये होनापन, क्या आपके होने को जो है कोई स्मृति की धरा चाहिए होती है? आप है क्या स्मृति के बिना ये सत्य नहीं हो सकता? बिना स्मृति के और स्मृति के रूप में ही जाना जा सकता है क्या कि आप है? नहीं, अब मुझे कोई धरा मुझे नहीं दिखाई देती कि ये जो मेरा होना है, इसे याद करने वाला ही अब नहीं है कोई भी। ये तो कह दिया शब्दों में, अभी आ गया। नहीं तो दिन भर जो अभी मैं साधन और स्थिति की बात करूँ तो ये चुप साधन में आता है कि ना अब कोई चाह है, ना उस चाह को देखने वाला, ना कहने वाला। जो साक्षी भाव है अब तो वो भी नहीं, तो धरा तो इसकी धरा नहीं है अंत में। जैसे डेड एंड वाला भी, मेरी कंडीशन क्या है, डेड एंड है। अब यहाँ ना आगे जाने को कुछ है, ना कुछ करने को कुछ है, ना चाहने को कुछ है। तो फिर जो अब होना है, इसमें कोई धरा मुझे दिखाई नहीं देती जब एकत्व हो जाता है। जब तक मैं खोज रही थी, मैं शुरू से लगी हुई थी, अलौकिकता को ध्यान करना है, ईश्वर को पाना है, सत्य को खोजना है। एक दिन सुबह उठी, तो वो समझ ही नहीं आ रहा था। अभी जैसे स्मृति की बात चल रही थी कि परत हटती है ये, या क्या जादू होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो दूसरा हमेशा बना हुआ था कि मुझे कुछ खोजना है, ध्यान करना है, कहीं आगे जाना है, यात्रा आगे चलनी है, अध्यात्म में जाना है, वो एक दिन अचानक गायब था। सुबह मैं हैरान थी कि कहाँ गया वो, मैं ध्यान किसका कैसे कौन करेगा? वो एक कैसे हो गया, रह गया अभी, वो दूसरा कहाँ गया? तो जब ये एक ही रह गया तो अब प्रार्थना भी नहीं निकलती, किसके लिए करूँ? दूसरे को कहाँ से लेके आऊँ? तो वो धरा भी नहीं बचती, फिर तो जो धरातल स्वयं है शायद वही है। मैं तो भी बिल्कुल कुछ दिन हैरानी में थी, अभी शांत हूँ कि कुछ भी नहीं अभी दिख रहा है मुझे। तो जो है बिल्कुल चल रहा है, शरीर ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। दूसरे को ढूँढ के लाने की कोशिश भी करूँ तो नहीं अब है, तो प्रार्थना भी बंद हो गई। फिर शांति की विश्व शांति के लिए कल्याण की कामना करो, तो फिर विश्व अलग से किसको कैसे करूँ? तो मैं खुद ही अपनी प्रार्थनाओं में रुक जाती हूँ, शब्द रुक जाते हैं। कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। हीलिंग करो किसी के लिए, तो कहाँ से लेके आऊँ दूसरे को कि हीलिंग एक 2 करते हैं, 2 मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली। तो वो अब फिर मुझे समझ में आया, राम सुखदास जी की एक वीडियो देखी कि जब आपको कुछ भी नहीं करना, विकल्प, संकल्प कुछ भी नहीं बच रहे, वो चुप साधन में आता है कि आप कुछ भी चाह नहीं, कुछ ना कहने को, ना पाने को, ना बोलने को, तो फिर वो चुप साधन के अंतर्गत आता है। रात भी मैंने इसका बिल्कुल विस्तार में पूरा वीडियो सुना कि ये क्या स्थिति है। तो अब बस यही ये मैं जो है करूँगी। ना, जी बिल्कुल, ये परिभाषा भी है तो इसको भी छोड़ दीजिए। ये अगर जो भी है, जिस भी प्रकार से एक शब्द के साथ में, जैसे कहते हैं चुप साधन या फिर किसी भी प्रकार का, कोई भी व्याख्या से परे की बात है। किसी भी व्याख्या के बंधन में नहीं बंधना, किसी भी शब्दों की जो परिभाषाएं होती है उसके साथ में नहीं बहना। ये जो जो भी है किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये साधन नहीं है किसी प्रकार से, और यहाँ कोई साधने वाला नहीं बचा हुआ है। जो भी है बस वो एक स्थिरता है, वो सहजता है, वो स्वीकार्यता भी नहीं कह सकते हैं इसको, अस्वीकार्य है ये भी नहीं कहा जा सकता है। बस जी, वो होने और नहीं होने के बीच की बात है। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा व्याख्या से पढ़े, तो इसीलिए यहाँ पर जो है कोई साधन नहीं। जैसे कहते हैं ना, भूख लगा खा लिया, क्या साधना करते हो? भूख लगा खा लिया, नींद आई सो गए। जी, बिल्कुल वही। यही है मेरी वही। साधना। हाँ, ये तो व्याख्याएँ सुनने को मिल जाती है, नहीं तो इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। शब्दों में बंध गया तो फिर कोई और भी हो गया वहाँ पे उपस्थित, फिर वो तो नहीं होता। जी, जी। चलो धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम, बहुत अच्छी बात। जी हिमांशु जी, अलौकिकता जी के इतनी अलौकिकता जी के बाद में भैया एक दोहा याद आ गया। कहिए चाह कहिए गई कहिए। चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और कछु न चाहिए
मैं साहन का सा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तो नींद भी बेपरवाह आती है, मन से भी बेपरवाह चल रहा है सब कुछ, जब चल रहा है, अपने आप चल रहा है सब कुछ। सोचना ही जी नहीं, बुद्धि साइड में चली गई, उठ के थक गई बेचारी अनंत जन्मों से चलते-चलते। बुद्धि हट गई, मन ने कहा मैं भी हट जाऊँ बीच से, क्या करना चल के। इतने जन्मों से तो शब्दों को पकड़ रखा था, अनंत जन्मों से शब्दों की व्याख्याओं में जीवन शायद चल रहा था, शब्द भी हट गए, अब क्या ही करना इनको लेकर के। वैसे भी इन शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो बाहरी जगत के लिए है, आंतरिक शांति में तो ये शब्द भी नहीं काम करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। जी हिमांशु जी, अंत में सिर्फ एक बात, क्या इस ज्ञान के स्मरण की धारा बची है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो? अगर आप सुन पा रहे हैं। जी, लगता है अभी बोलने की स्थिति में नहीं है प्रभु। और भी है कई सारे साधक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कुछ भी अगर आज के विषय पे कहना चाहे तो अवश्य कहें। बिल्कुल, यहाँ पर जो बात है। मैं सुन नहीं पाया आदिसत्य जी, कुछ कहा आपने शायद। मैंने बस इतना कहा कि क्या इतनी सारी बात हो गई, पूरी की पूरी राम कथा हो गई, अंत में बस इतना पूछ रहा हूँ कि वही जो सीता सीता कौन है, यानी कि ज्ञान के स्मरण की जो धारा जिसकी बात हुई, क्या बची है क्या, अगर मैं आपसे पूछी तो? ये असल में जब कल ये बात निकली थी मरण और स्मृति की, तो एक पल को ठिठक सा गया था, क्योंकि ये नए अध्याय का पहला शब्द है, स्मृति। यहाँ से एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, यहाँ से एक नया द्वार खुलता है। जब स्मृति ही है और स्मृति अनंत है, तो यहाँ से माया का चैप्टर प्रारंभ होता है। और ये मात्र समझने का नहीं है, यहाँ से अंदर जाने का जो हमारा दूसरा कार्यक्रम है, तंत्र बोधि, उसका प्रारंभ यहीं से है, स्मृति के द्वार से। यही कुंजी भी है कि जब सब कुछ यही है, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर, या फिर जो भी प्रश्न, मेरे प्रश्न कहाँ से, जो भी प्रश्न, किसी का भी प्रश्न है, उसका उत्तर भी तो यही है, वो स्मृति में ही है। और क्या अभी तक सीमाएं बनी हुई हैं कि जो उस स्मृति क्षेत्र से ये उत्तर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, या फिर स्थान नहीं है, स्मृति क्षेत्र ही है, और स्मृति क्षेत्र है तो उस स्मृति क्षेत्र तक पहुँच क्यों नहीं है? ये सारा फिर अब वो तंत्र का विषय हो जाता है। ऐसे ही हम जब जैसे अभी आलोकिता जी ने कहा ना कि हीलिंग, तो जब स्मृति क्षेत्र में ही है, सभी कुछ स्मृति क्षेत्र में है, तो जब बीमारी स्मृति क्षेत्र में हो सकती है तो स्वास्थ्य भी तो हो सकता है। वो वहां पर कुछ भी, जब अनंत संभावनाएं हैं, तो वो संभावनाएं भी तो प्रकट हो सकती हैं जो कल्याणकारी हैं। तो मात्र यहाँ से एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। और इसी तरह से जब आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो जब अनंत संभावनाएं हैं, तो दूसरी संभावना प्रकट होने में और ये जो संभावना प्रकट हुई है, इसमें क्या अंतर है, क्या भेद है? यदि मुझे ये कल्याणकारी नहीं दिखती, तो मेरा ध्यान यहाँ क्यों है? जो कल्याणकारी है उस पर क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान ही तो है, जहाँ मेरा ध्यान है वही मेरा जगत है। अभी ध्यान शरीर पर है तो शरीर ही मेरा सब कुछ है। अभी जहाँ पर ध्यान है वही मेरा सब कुछ है। तो ध्यान वहां पर क्यों नहीं है?
कहने का अर्थ है जीव रूप में, अब ये माया में आ जाता है। तो नया चैप्टर है माया का, स्मृति जी। जी, बहुत सुंदर। और वही बात है कि हम लोग अब जो है यहाँ पर इसीलिए ज्ञान से ही जो है ज्यादातर जो है वो सारी की सारी जो चर्चाएं होती है, बातें होती है, ज्ञान के परिदृश्य में ही होती है। माया जो है वो बहुत सारी जो बात है, अनंत संभावनाएं हैं, और सारी संभावनाएं एक दूसरे में इस प्रकार उलझी हुई है कि यहाँ पर कुछ कुछ भी आप सटीकता से कहने जाओ, फिर वो एक प्रमाणिकता वाली बात होती है कि किस स्तर तक जो है वो बात आपके लिए प्रमाणित है। वहां तक तो आप जुड़ोगे, वहां तक तो लगेगा कि हाँ ये मेरी ही बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा उसके आगे, थोड़ा सा एक कदम आगे, और उसके बाद लगेगा कि नहीं, ये उत्तर जो है ऐसा है कि वास्तव में कभी जीवित स्मृति दिखेगी, कभी विश्व दिखेगी, और कभी बस ऐसा लगेगा कि नहीं, स्मृति ही नहीं, कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, बस है, स्मृति है। सारे के सारे विभाजन फिर जो है गिरने शुरू होंगे। तो ये उत्तरोत्तर जो है वो प्रगति, जिस जीव ने एक यात्रा की और जो इस यात्रा पर निकला, उसके लिए धीरे धीरे उत्तर स्पष्ट होते हैं। इसीलिए ज्यादातर ज्ञान पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसी पर रहते हैं। और कल ये भाव आया था, कल ये प्रश्न रहा था, और काफी सारे साधकों का ये प्रश्न था, इस पर थोड़ी स्पष्टता चाहिए थी उन्हें। तो इसीलिए आज गुरु क्षेत्र जो है, उनकी कृपा से ये प्रश्न जो है यहाँ पर हमारे बीच आया, और समुचित उसका जो एक समुचित दृष्टिकोण उस पर आ सकता था वो आया, और बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग व्याख्याएं हुई। तो बहुत ही आनंद आया आप लोगों के साथ में आज भी इस यात्रा में जुड़ के। तो कल फिर इसी समय 7 से 8 फिर से जुड़ते हैं, एक नए प्रश्न के साथ, एक नई यात्रा पर। हर प्रश्न एक यात्रा होती है और उस यात्रा के अंत में बस यात्री खो जाए, इतना प्रयास रहता है। तो फिर से कल मिलते हैं सुबह सुबह। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।